Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to continue our chapter 4th of Geography, class 10th और chapter name is कृषि. आज हम अध्ययन करेंगे गन्ना की फसल के बारे में. किसके विषय में? गन्ना. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गन्ना. अब गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है. कैसी फसल है? उष्ण भी और उपोष्ण भी. ठीक है, जो जो भी इसकी विशेषताएं हैं गन्ने की वो आपको ध्यान में रखनी है. गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण यानी गर्मी की ऋतु ग्रीष्म ऋतु में भी मतलब दोनों तरह की सम और विषम दोनों तरह की जलवायु में इसको बोया जा सकता है. इसके लिए जो तापमान है वो 75 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चाहिए. गन्ने के लिए सेकंड पॉइंट आपका बनेगा तापमान कितना चाहिए? 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और गन्ने के लिए वर्षा जो चाहिए वो आपको 75 सेंटीमीटर से आप तापमान को हमेशा डिग्री सेल्सियस में मापेंगे और वर्षा को हमेशा सेंटीमीटर में. 100 सेंटीमीटर से अधिक 75 से 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए चाहिए होती है. गन्ना उष्ण और आर्द्र यानी गर्म और जो आर्द्र शुष्क क्षेत्र है उनमें भी जहां पर नमी कम होती है शुष्क आर्द्रता ज्यादा होती है उस जलवायु में भी बोया जा सकता है. कम प्रदेश ऐसा नहीं है कि गन्ना जहां पर ये फैसिलिटीज होगी वहीं पर होगा. गन्ने को उगाने के लिए हम कुछ अपनी तरफ से उपाय कर सकते हैं, जैसे अच्छी सिंचाई कर दी, अच्छे उर्वरक बीजों का प्रयोग किया, कीटनाशकों का प्रयोग किया, आधुनिक यंत्र तंत्रों का प्रयोग किया, उत्तम सिंचाई व्यवस्था करके हम गन्ने की फसल को कहीं भी बो सकते हैं. इसे कई प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसकी बुआई से लेकर कटाई तक का जो भी टाइम होता है उसमें बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है. चौथा पॉइंट आप लिख सकते हो, गन्ने में शारीरिक जो श्रम है यानी बहुत ज्यादा लेबर की यहाँ पर जरूरत पड़ती है. शारीरिक श्रम बहुत मांगती है गन्ने की फसल. ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा उत्पादक देश है. पहले नंबर पर ब्राजील और दूसरे नंबर पर भारत, यानी उत्पादक देश का मतलब है भारत में गन्ना बहुत अधिक मात्रा में होता है और दूसरा देश है भारत दूसरा किसमें? विश्व में. ठीक है, दूसरा विश्व का देश है किसके लिए? गन्ने के उत्पादन के लिए. ओके, उसके बाद पहले नंबर पर आपको ध्यान रखना है ब्राजील है, सेकंड नंबर पर है भारत. गन्ने का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? चीनी, गुड़, खांडसारी और शीरा. चीनी, गन्ने से चीनी बनती है, गुड़ बनता है, खांडसारी बनती है, खांड जो हम खाते हैं सर्दियों में, खांडसारी, और आप इससे बना सकते हैं शीरा आदि मीठा. जब भी आप कोई चीज बनाएंगे यानी शुगर जो है वो गन्ने से हमें प्राप्त होती है. ये क्षेत्र कौन कौन से इसके गन्ने के? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और हरियाणा, पंजाब, बिहार, हरियाणा और पंजाब. इन क्षेत्रों में गन्ने की फसल को हम उगा सकते हैं. एक बार फिर से रिपीट करते हैं, गन्ना उष्ण और उपोष्ण जलवायु में यानी आर्द्र और शुष्क जलवायु में बोया जाता है. इसके लिए तापमान 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक चाहिए होती है. वर्षा 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक चाहिए होती है. इसमें शारीरिक मेहनत बहुत ज्यादा लगती है और उत्पादक जो देश है वो ब्राजील और भारत है. ब्राजील पहले नंबर पर, भारत सेकंड नंबर पर. चीनी, गुड़, खांडसारी आदि हम इससे प्राप्त करते हैं गन्ने से, और क्षेत्र जो है
वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना होता है। उसके बाद तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा में, और कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां हम उत्तम सिंचाई व्यवस्था, उत्तम हम फसलों के लिए जो भी तकनीक होती है उसको अपना करके गन्ने को हम उगा सकते हैं। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पर तिलहन की फसलें। गन्ने के बारे में आपने कंप्लीट पढ़ लिया। उसके बाद हम देखते हैं, ये पहला टॉपिक था हमारा गन्ना और दूसरा टॉपिक होगा हमारा तिलहन। तिलहन की जो फसल है, भारत में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सबसे ज्यादा जो तिलहन की पैदावार होती है वो भारत से होकर जाती है। ठीक है, तिलहन सबसे ज्यादा पैदावार है। देश में कुल बोए क्षेत्र का 12% जो भी हिस्सा है वो तिलहन की फसल है। अब आपको पता होना चाहिए तिलहन की फसल कौन कौन सी होती है जिनसे हम तेल प्राप्त करते हैं। जैसे मूंगफली हो गई, नारियल है, सरसों है, जिनसे भी हमें किसी भी तरह का तेल प्राप्त होता है। सरसों, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी, ये ऐसी फसलें हैं जो हमें तिल जैसे यानी तेल जिनसे हम प्राप्त कर सकते हैं वो तिलहन फसलें कहलाती हैं। इनमें से अधिकतर फसलें खाद्य हैं। खाद्य का मतलब खाने योग्य है, और कुछ ऐसी हैं जिनका प्रयोग हम खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इन तेलों का रिफाइंड रूप में या तेल के रूप में, कच्चे तेल के रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ तेलों को जैसे साबुन हो गए, सौंदर्य प्रसाधन, जो ये पार्लर वगैरह की जो भी सामग्री बनती है, सुंदरता को निखारने के लिए जो भी प्रसाधन बनते हैं, उन सब का सामान जो भी है वो उसमें भी इन तेलों का प्रयोग होता है। उपटन आदि में कच्चे माल के रूप में इन तेलों का तिलहन फसलों का प्रयोग किया जाता है। मूंगफली जो है ये खरीफ की फसल है और देश में आधे से ज्यादा जो भी तिलहन का भाग है वो इस मूंगफली से प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश मूंगफली राज्य का सबसे बड़ा उत्पादक है। कोई पूछे मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ होती है तो आंध्र प्रदेश में। इसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र उत्पादक राज्य हैं। अलसी और जो सरसों है ये रबी की फसलों में आते हैं। आपको जब मैंने सस्य फसलें करवाई थी तो उसमें रबी की फसल में ये फसलें आती हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल मानी जाती है और दक्षिण भारत में इसे रबी की फसल कहते हैं। जलवायु के अकॉर्डिंग ये वहां पर बोई जाती है। खरीफ और रबी दोनों ही फसलों की ऋतुओं में इन तिलहन फसलों को बोया जा सकता है। उसके बाद थर्ड नंबर पर आती है चाय। कौन सी फसल? चाय की फसल। चाय और कॉफी दोनों ऐसी फसलें हैं जिन्हें हम पेय फसलों के रूप में काउंट करते हैं और एग्जाम की दृष्टि से ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी? चाय और कॉफी। कॉफी जो है उससे पहले हम चाय का अध्ययन करेंगे। चाय की खेती कौन सी कृषि का उदाहरण है? रोपण का। चाय की जो कृषि है वो रोपण कृषि है और बहुत महत्वपूर्ण पेय फसल है। इसकी शुरुआत सबसे पहले अंग्रेजों ने की थी। उससे पहले कोई चाय के बारे में नहीं जानता था। अंग्रेज इसे भारत में लाए थे। चाय का पौधा भी जिस तरह से ये गन्ने की फसल उगती है उसी तरह उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों में उगता है। इसमें खामोश जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भली भांति ये उगाई जा सकती है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए पूरा साल कोष्ण यानी तीखी, नम और पाला रहित जलवायु की जरूरत होती है। अगर पाला पड़ जाता है तो चाय की फसल वेस्ट हो जाती है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए किस चीज की जरूरत है? कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की, और सारी पूरे साल सामान्य वर्षा होनी चाहिए। और ये इसकी जो पत्तियां हैं बहुत कोमल होती है, इसलिए इसे बहुत श्रम की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। ये प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा श्रमिकों की मात्रा चाहिए होती है। तो श्रम में ज्यादा पैसा वेस्ट ना हो इसलिए बहुत सारे श्रमिकों को सस्ते पे रखा जाता है। और इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियों को बागों में ही संसाधित करके पहले सुखाया जाता है। चाय ज्यादातर असम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी की पहाड़ियों में, तमिलनाडु और केरल में है। इसके अलावा
चाय हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी उगाई जाती है। भारत चाय का एक सबसे बड़ा निर्यातक देशों में गिना जाता है। उसके बाद आती है आगे कॉफी। कॉफी जो है उसका 4% हिस्सा जो भी है वो भारत से उत्पादित होकर जाता है। भारत की जो कॉफी है अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। हमारे देश में कौन सी किस्म की कॉफी होती है? अरेबिका। ठीक है, अरेबिका किस्म की कॉफी होती है। अंडरलाइन कर लीजिए इसको, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। कौन सी किस्म की कॉफी होती है यहाँ पर प्रसिद्ध? अरेबिका। ठीक है, और जो आज शुरू में ये कॉफी पहले यमन द्वीप से लाई गई थी, उसके बाद इस कॉफी की पूरी विश्व में मांग हो गई और शुरू में ये बाबा बुदन पहाड़ियों से पैदा की गई। आज ये नीलगिरी की पहाड़ियां, जो भारत में नीलगिरी की पर्वत है, वहां से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। तो इस प्रकार आज हमने गन्ने की फसल, चाय की फसल, कॉफी की फसल और तिलहन फसलों के बारे में अध्ययन किया। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपको भेज दूंगी। आपको साइड बाय साइड इन क्वेश्चनों को साथ में लिखना है और याद करते रहना है, नहीं तो आपका काम इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा कि आप खुद परेशान होंगे। इसलिए धीरे धीरे डेली के 4 या 5 क्वेश्चन भेजे जाते हैं, कभी कभी 3 भी होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्क नहीं दिया जा रहा है। आप इसको साथ साथ याद करते रहिए ताकि आपका काम टाइम पर कंप्लीट हो सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।